हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम ऐसे अमीरों के बारे में बात करने वाले हैं जो 50 लाख सैलरी के बावजूद भी गरीब फील कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बेंगलोर की। अब आपके मन में आ रहा होगा 50 लाख, मैम यहाँ पे 5 लाख भी मिल जाए तो हम बहुत अमीर फील करेंगे। ये सालाना इनकम है इनकी 50 लाख। इवन 70 लाख 80 लाख वाले लोग भी गरीब फील कर रहे हैं, वो भी खासकर बेंगलुरु के बारे में बात करें। अब ऐसा क्या है कि इनको इतने पैसे भी कम लग रहे हैं? बेचारे भारत में ऐसे कितने लोग हैं जिनको मंथली 50,000 क्या ढंग से अगर 15-20 हज़ार भी मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं। और इनको क्या ही समस्या है कि ये 2-3-2.5 लाख रुपए पा रहे हैं मंथली, फिर भी गरीब फील कर रहे हैं। आखिरकार ये खर्च कहाँ कर रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज़ बेंगलुरु में है जो कि ऐसे लोगों को भी गरीब फील करवा रही है? तो सारी पहलुओं को 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। देखिए क्या लिखा, कमाते हैं 50 लाख फिर भी गरीबों जैसी जिंदगी। अब सोचिए इनकी गरीबों जैसी जिंदगी क्या होगी कि ओ माय गॉड, लुई वितौन का जो है बैग नहीं ले पाए, मेरे दोस्त ने ले लिया तो मैं तो बहुत गरीब हूँ। ऐसा ही कुछ लग रहा होगा। तो एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में मजाकिया अंदाज में लिखा गया कि बेंगलुरु में गरीबी रेखा 50 LPA से शुरू होती है। मतलब यहाँ पर है कि 50 लाख से अगर आप नीचे हैं तो मतलब यहाँ की गरीबी रेखा यहीं से शुरू हो रही है। जहाँ पर हमारे यहाँ पर लोग सुप्रीम प्रकार के अमीर हो जाते हैं, यहाँ पर गरीब है ये। अब इतना सुनते ही क्या हुआ, पूरे अलग अलग जगहों पर मीम्स बनना शुरू हो गए और बहुत सारे लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो ये हो गया पूरा चर्चा का विषय। फिर लोगों ने एनालाइज करना शुरू किया कि ऐसे स्टेटमेंट लोग दे क्यों रहे हैं कि 50 लाख के बावजूद भी गरीब फील कर रहे हैं। तो बेंगलुरु में बढ़ती महंगाई को बताया, रेंट, कैब, फूड, लाइफस्टाइल कॉस्ट भी देखिएगा इनकी भी कैसी है। जितने में हमारे पूरे महीने का खाना आ जाएगा उतने रुपए में ये लोग 2 बार मील ऑर्डर करते हैं, फिर गरीब फील करवा रहे हैं हम लोगों को। अब ये गरीब है कि नहीं पता नहीं। मुख्य बिंदु तो बेंगलुरु की आय असमानता और सैलरी बबल के बारे में बात करते हैं। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि 40-60 LPA सैलरी इनको दे रहे हैं, जबकि भारत की औसतन जो सालाना इनकम है वो आपकी 2 से 4 LPA है। इतने में लोग खुशी खुशी जिंदगी निकाल रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आखिरकार इतनी सैलरी के बाद ये दुखी क्यों है? अब 5% उच्च वर्ग तक ही सीमित है ये जो टॉपिक यहाँ पर निकल करके आया है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 50-60 लाख नहीं पा रहे हैं, बहुत कम ही लोग हैं, फिर भी वो गरीब फील कर रहे हैं। वहां पर रिजर्व्ड उच्च कौशल श्रमिक वर्ग और बाकी भारत के बीच बढ़ती आय विषमता तो बहुत बड़ी विडंबना है भारत में। कुछ लोग 15,000 20,000 में मंथली काम करते हैं और वही देखिएगा भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 10-10 8-8 लाख रुपए पर मंथ सैलरी पा रहे हैं। उनका सालाना पैकेज 2-2 3-3 करोड़ है। एक ही देश में रहते हुए रोजगार, उनकी आय में असमानता आप देखिए, और ऊपर से इस प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि 50 लाख में भी गरीब हैं हम लोग। अब CTC बनाम वास्तविक आय, सबसे बड़ी समस्या यही है कि इनकी दिखाती है कि भाई सैलरी 60 लाख रुपए, लेकिन PF कटता है, टैक्स कटता है, ग्रेच्युटी कटती है, ये सब कटने के बाद जो इनको इन हैंड सैलरी मिलती है वो कई बार बहुत कम होती है। मान लीजिए अगर किसी के 60 लाख है तो कट कुटा करके वो शायद 40 मिलती होगी। अभी हमारे और आपके लिए 40 भी ज़्यादा लग रही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी इनके लिए 40 क्यों कम है। जीवन यापन लागत वहाँ पर बहुत अधिक है। मेरा वीडियो देखने वाले आधे लोगों की सैलरी इतनी नहीं होगी जितना कि लोग रेंट भर देते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है यही है कि बचत बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। वेतन नाम मात्र का बढ़ा है, लेकिन वास्तविक तौर पर महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। जो खाना एक मील पहले 100 में मिलती थी, नॉर्मल मील वो 200 में मिल रही है, लेकिन महंगाई के हिसाब से जो भत्ता बढ़ा है वो 150 ही हुआ है। तो 50 रुपए एक्स्ट्रा आपको अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे ना। यही समस्या है यहाँ पर कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, सैलरी बढ़ नहीं रही लोगों की, और कंपनी जो है क्या कर रही है, कट कर रही हैं, लोगों की सैलरी घटा रही हैं या जॉब से लोगों को निकाल रही हैं। अब शहरी जीवन यापन की लागत के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप बेंगलुरु में प्रमुख इलाकों में कोई फ्लैट जाकर के लेंगे तो वो 35 से 45 हज़ार का मिलेगा, 1 BHK। अब समझ में आ रहा है इनकी 2 लाख सैलरी होने के बावजूद भी गरीब क्यों महसूस कर रहे हैं। क्योंकि इनकी सैलरी का 30 से 45 हज़ार गया वहाँ पर रेंट में, फिर 2-4 हज़ार इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते होंगे, फिर खाने का समझिए, फिर मेंटेनेंस समझिए। मतलब इनका मंथली जो खर्च होगा वो 1 लाख रुपए होगा।
1 लाख रुपए बचा, उसमें भी यहाँ वहाँ खर्च होता होगा। फूड हो गया, कैब हो गया, को वर्किंग स्पेस है, सब्सक्रिप्शंस में 10% या 20% की वृद्धि लगातार हो रही है। प्रतिदिन 2 से 3 घंटे ट्रैफिक में फंसे हैं। बेंगलुरु के ट्रैफिक के बारे में तो पता ही होगा, उत्पादक समय जो होता है वो खत्म हो जाता है, नुकसान होता है। अर्बन कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस का ये क्लासिकल केस है कि लगातार जो शहरी इलाके हैं जहां पर लोग बड़ी मात्रा में रहते हैं, महंगाई बढ़ने की वजह से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। अब बेंगलुरु का यहाँ पर दोहरा चेहरा जो है, ग्लोबल जॉब वर्सेस सीमित दायरा। हर साल 20 से 30 हजार लोग यहाँ पर जाते हैं जिनको जॉब्स के ऑफर मिले होते हैं, लेकिन समस्या ये है कि मकानों की संख्या नहीं बढ़ रही है। अगर एक इलाके में पहले 100 मकान थे तो मकान 100 अभी भी हैं, लेकिन वहां पर 1000 लोग एक्स्ट्रा पहुंच गए हैं। तो सप्लाई सीमित है, डिमांड ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से रेंट हाई हो रहे हैं और भी सारी चीजें लगातार महंगी होती जा रही है। इकोनॉमिक ड्यूलिज्म की स्थिति को दर्शाता है। एक तरफ हाई स्किल्स हाई पे सेक्टर है, दूसरी तरफ सामान्य वेतन वाली जॉब्स हैं। अब किरायों का उछाल और शहरी माइग्रेशन यही है कि देखो, हर साल 6 से 8 लाख नए लोग यहाँ पर जा रहे हैं। जो सप्लाई है सीमित है, डिमांड ज़्यादा है, किराए लगातार बढ़ रहे हैं। यह शहरीकरण की समस्या को दर्शाता है। अनियोजित माइग्रेशन, अपर्याप्त इंफ्रा, इसका मतलब यहाँ पे समझ रहे इसका है कि बेंगलुरु के अलावा सरकार किसी अन्य जगह पर इस प्रकार की सुविधाएं नहीं दे पा रही है। सारे एक ही जगह क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? जो कंपनी बेंगलुरु में है, क्या वो उत्तर प्रदेश या बिहार में नहीं लग सकती है? आईटी कंपनी ही तो लगानी है आपको, वहाँ क्यों नहीं लग रही है? वहाँ पे माइग्रेशन होगा। अगर लोग वहाँ पर जाएंगे तो एक जगह से भीड़ कम होगी, एटलीस्ट जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं खाने पीने रहने में वो मैनेज हो पाएंगे। अब अन्य विश्लेषणात्मक पहलुओं के बारे में देखें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2025 का ऑलरेडी आ गया है, जिसमें भारत के बहुत सारे जगह ऐसी हैं जो कि एशिया में बहुत महंगे हैं। बेंगलुरु एशिया के सबसे महंगे टेक शहरों में आता है। देखिए यहाँ पर सिंगापुर, टोक्यो, हांगकांग के बाद, यहाँ पर सिंगापुर, टोक्यो, हांगकांग के बाद कौन आ रहा है? बेंगलुरु आ रहा है, जो बहुत महंगा है। एक्सपर्ट्स की मौजूदगी से प्रीमियम इलाकों में कैपिटलिस्ट मूल्य वृद्धि और किराए लगातार बढ़े हुए हैं। अब वेतन असमानता हमने देख ली। स्टार्टिंग वालों की सैलरी है 10 से 12 लाख LPA। AI/ML क्लाउड इंजीनियर्स की सैलरी यहाँ पर है 70 से 1.5 करोड़ तक की सैलरी है। स्किल प्रीमियम उच्च स्तर पर है, जिससे आय, दूरी और यहाँ पर बढ़ रही है। तो एक व्यक्ति ऐसा है, इतना स्किल है उसके अंदर कि 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं सालाना। दूसरा व्यक्ति यहाँ पे बिल्कुल स्किल्ड नहीं है, वो मुश्किल से 1-2 लाख रुपए पर एनम कमा पा रहा है। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी समस्या इन लोगों की यही है, काम करते हैं, समय नहीं होता है। कैफे कल्चर बहुत बढ़ रहा है, एक बार में जाते 10,000 5,000 बिल आम बात है, जितना शायद व्यक्ति एक दिन में कई जगह पर कमा भी नहीं पाता। डिलीवरी ऐप्स ने लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है, चाहे वो शॉपिंग ऐप्स हो, खाना हो। अब तो जो ब्लिंकिट वगैरह आ गए हैं, वो सब सामान आपके घर पे। मोबाइल का चार्जर खराब हुआ, विदिन 10 मिनट्स आपको चार्जर घर पे। ईयरफोन्स खराब हुए घर पे। तो जो पहले इंसान शायद नहीं खरीदता, मैनेज कर लेता, तुरंत खरीदते हैं। सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी है, हर चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन प्रीमियम, और जो है मतलब नेटफ्लिक्स का हो गया, अमेजॉन प्राइम, इतने सारे एप्लीकेशन है, सबका ले रखा है, भले वो एक का भी ना देखता हो। को वर्किंग स्पेस चाहिए, टेक गैजेट्स जो है ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। आईफोन कल्चर देखिए, भले ही घर पे खाने का ना हो लेकिन आईफोन चाहिए। जीवन स्तर बढ़ता है, बचत यहाँ पर घट रही है। बिहेवियरल कंजम्पशंस के बारे में ये उदाहरण हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य और कार्य संस्कृति तो बहुत सारे हैं। कल परसों एक वीडियो देखा था मैंने, जिसमें एक व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेटेड था और गुड़गांव में काम करता। उसने बताया कि मैंने 40-50 हज़ार रुपये पर मंथ का एक फ्लैट लिया था, लाइट लगाई थी कि यहाँ पर बैठ के चाय, मैगी, कॉफ़ी खाऊंगा, लेकिन मेरे पास इतना भी टाइम नहीं कि बिस्तर में पड़े कपड़ों को भी मैं फोल्ड करके रखूँ। फ्रस्ट्रेशन आप देखिए, हाई कंपटीशन है, अप स्किलिंग दबाव लगातार बढ़ रहा है, ओवर टाइम लोग कर रहे हैं, रिटर्न टू ऑफिस का भी समय बहुत है, IT सेक्टर्स में तनाव बढ़ रहे हैं, मानव संसाधन की गुणवत्ता को ये खराब कर रहे हैं। अब गरीबी रेखा का निर्धारण आखिरकार करते कैसे हैं? तो ये बेंगलुरु वाली गरीबी अलग प्रकार की गरीबी है, उनके प्रॉब्लम्स ही अलग हैं। वो ही स्टेटमेंट है जहां से आप लोगों का स्ट्रगल शुरू होता है, वो हमारे लिए सक्सेस का है। तो क्या है भारत में गरीबी रेखा निर्धारण का आधार है न्यूनतम उपभोग, किसी व्यक्ति को कितना करना चाहिए, जीवन यापन की लागत कितनी है और कितना कमा पा रहा है, ये सारा बताता है कि गरीब है या नहीं है। अब न्यूनतम उपभोग आवश्यक है यहाँ पर, भोजन हो, कपड़ा हो, आवास हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, परिवहन हो,
ईंधन व बिजली, ये सारी सुविधाएं अगर हैं तो वहीं पर हम निर्धारित करते हैं कि कौन कितना गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे है, ऊपर है, मैनेज हो सकता है या नहीं। अब पुराने कैलोरी मानदंड अगर हम देखें तो ग्रामीण इलाकों में 2400 था और शहरी इलाकों के लिए 2100। पहली गरीबी रेखा का आधार यही था कि इतनी कैलोरी कोई कंज्यूम करता है दिन में तो वो अमीर है, और अगर नहीं कर पा रहा तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। बाद में इससे अब विचारधारा में बदलाव ला गया कि नहीं भाई, समय के साथ हमें अपनी परिभाषा को बदलना चाहिए। आधुनिक पद्धति यहाँ पर यह है कि अब गरीबी रेखा तय होती है व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है, क्या वह न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है। अब न्यूनतम आवश्यकताएं पहले रोटी कपड़ा और मकान थी, लेकिन अब रोटी कपड़ा मकान, एसी, फ्रिज, टीवी, गाड़ी और भी पता नहीं कौन सी चीजें, मोबाइल वगैरह, इंटरनेट कनेक्शन, सब कुछ होना चाहिए। ये नहीं है तब आप गरीब हैं। कई समितियों ने मापदंड भी बनाए हैं और यहाँ पर चीजें बनाई गई हैं। तो पहला है लक्कड़वाला जो है कमेटी 1993 में बनी, पुरानी है, कैलोरी आधारित था, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बनाया था इन्होंने। राज्यवार गरीबी रेखा, शिक्षा, स्वास्थ्य सम्मिलित ही नहीं किया था इन्होंने। अलग अलग राज्यों के अनुसार इन्होंने अलग अलग मापदंड बनाए थे जो कि गड़बड़ था। दूसरा है तेंदुलकर कमेटी 2009 में बनी, खर्च आधारित था, सीपीआई को भी इन्होंने मिक्स किया था, कैलोरी निर्भरता खत्म कर दी थी, शिक्षा स्वास्थ्य सम्मिलित किया था। अब ग्रामीण में बोला गया था 27 रुपये प्रतिदिन होने चाहिए, किसी व्यक्ति को मिलने चाहिए, वो हमारा 2009 का है इस हिसाब से, ठीक है। और शहरी इलाकों में 33 रुपये प्रतिदिन 2011-12 का बेस लिया था इन्होंने। अब रंगराजन कमेटी आई 2014 में, थोड़ी सी लेटेस्ट है। तो न्यूनतम उपभोग प्लस पोषण प्लस गैर खाद्य आवश्यकताएं भी होती हैं। पहले वाला तो सिर्फ खाने पे फोकस करते, खाना दे दो, सड़क पे खा रहा, डजंट मैटर, दिन में प्रॉपर खाना खाया ना वो अमीर है। बाद में आया कि भाई खाने के अलावा बहुत सारी चीजें होती है जिसकी जरूरत पड़ती है, अधिक यथार्थवादी मानक होने चाहिए। ग्रामीण के लिए 32 क्या, शहरों के लिए 47, 2014 का तो थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अब एनएसओ कंजम्पशन सर्वे भी किया गया था। यहाँ पर एनएसओ के घरेलू उपभोग सर्वे में बताया गया कि पारिवारिक जो है वास्तविक रूप से कितना खर्च कर पा रहे परिवार, और इसी डेटा पर गरीबी दर की गणना भी होती है। एब्सोल्यूट बनाम रिलेटिव पॉवर्टी, बहुत बार स्टेटमेंट आया है, एग्जाम से प्रश्न पूछ लेता है कि रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब इंडिया का तरीका है मानक तय करने का कि कितना खर्च किया है, कितना नहीं खर्च किया, और कितना खर्च नहीं कर पा रहे इसलिए वो गरीब है। तो खर्च करने के नीचे जो है वो गरीब माने जाते हैं। अब नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपने पढ़ा ही होगा, जो बहुत सारे आयामों को कवर करता है। गरीबी को केवल खर्च से नहीं मापा जाता है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पोषण है, आवास है, बिजली है, ईंधन है, संपत्ति है, शौचालय है और जीवन स्तर है। यहाँ पर यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड के मानक भी सम्मिलित किए गए हैं। मानो किसी के पास जो है पैसा तो है लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ना इलाज करवा पाए तो कैसा अमीर है वो। पोषण, खाना पीना नहीं है, शिक्षा बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है तो गरीब ही है। आवास ठीक है लेकिन छत नहीं है, अच्छा नहीं है घर, बहुत हालत खराब है, जर्जर है तो कैसा अमीर है, गरीब हो गया। बिजली नहीं है, ईंधन नहीं है, संपत्ति है ही नहीं, शौचालय नहीं है घर पे, जीवन स्तर बहुत निम्न स्तर का है। तो ये सब देखना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये लगातार हर बार आता है। अब एक प्रश्न हमारा ही इसी आर्टिकल से संबंधित, उच्च सीटीसी का इन हैंड वेतन कम दिखना किन कारण से होता है? किस वजह से व्यक्ति का वेतन बहुत दिखता है लेकिन इन हैंड सैलरी बहुत कम आती है? विकल्प हैं कर, ग्रेचुटी, पीएफ कटौती, बोनस पर निर्भरता। तो विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में मार्क करना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।